Hello friends, good morning. I am again here to welcome you all in my YouTube channel. मैं आज आपको इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। वह टॉपिक है कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे पढ़ने से पहले आप मेरे फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही उसमें पूछे गए प्रश्न का जवाब दे देना उचित समझता हूँ। उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी। पिछले क्लास में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको जानना होगा चार्ज मास रिलेशन। तो आइए जानते हैं चार्ज मास रिलेशन क्या है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो वो निगेटिव चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एग्जिट करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। सिंस इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है दोस्तों, और इस पार्टिकल का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इंटर करेगा इट मीन्स इसमें पार्टिकल इंटर किया है। जब पार्टिकल इंटर करेगा तब यह निगेटिव चार्ज होगा, और जब पार्टिकल इंटर करेगा तो पता है कि इसका मास इंक्रीज कर जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार जब पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन एग्जिट करता है तो एग्जिट करने से इसका मास रिड्यूस हो जाएगा, मास घट जाएगा। इट इज़ क्लियर फ्रेंड्स, निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का मास अनचार्ज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बढ़ जाता है और पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का मास अनचार्ज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में घट जाता है। ये मास का गेन और लॉस बहुत ही कम होता है ऑब्जेक्ट। आइए मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी है जो बाजार में चल रहा है। चलने के कारण इस पर कुछ धूलकण, कुछ गंदगी इसके चेहरे पर पड़ता है तो इसका मास, इस पर पार्टिकल आया तो इसका मास गेन होगा, लेकिन इसके बॉडी के मास के रिस्पेक्ट में तो बहुत कम होगा। गेन होगा लेकिन बहुत कम होगा। जस्ट सिमिलर, मान लीजिए ये चल रहा है और इसके 1-2 बाल टूट के उड़ गए तो इसके मासेस में तो लॉस होगी, लेकिन ये लॉस बहुत कम होगी। जस्ट लाइक सेम, निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के मास में भी गेन होता है बट वेरी लेस, और पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के मास में थोड़ी कमी होती है, लेकिन ये कमी नेग्लिजिबल होती है। तो इससे एक रिलेशन बन गया मित्रों, m इज़ द मास ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज लेस देन m1। निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के मास बढ़ जाते हैं। अगेन m इज ग्रेटर देन m2। पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के मास घट जाते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पिछले वीडियो में आपने जाना कि दो चार्जेस के बीच फोर्स लगते हैं। ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का, ये चार्जेस के नेचर पर डिपेंड करते हैं। इट मीन्स लाइक चार्जेस होंगे यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तो ये एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। और जब अनलाइक चार्जेस होंगे यानी एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, तो उन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के लिए कूलॉम ने एक लॉ दिया था। उसी लॉ को कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ होता क्या है। ये जानते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको मेनली 3 बातों पर गौर करना है, जिसमें पहली बात है, देखिए ये दो चार्जेस Q1 और Q2 r दूरी से सेपरेट हैं, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? मान लेते हैं सेम डिस्टेंस पर दो चार्जेस 3, 2 कूलम, सेकेंड केस में 4 और 3 कूलम, थर्ड केस में 6 कूलम और 4 कूलम रखे हुए हैं। तो फर्स्ट केस में इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट 6 होता है, सेकेंड में 12 और थर्ड में 24। इसका अर्थ है कि थर्ड कंडीशन में चार्जेस का प्रोडक्ट ज़्यादा है, यानी इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेंगे वो ज़्यादा लगेंगे, जबकि फर्स्ट कंडीशन में फोर्स कम लगेंगे। कहने का अर्थ है कि प्रोडक्ट यदि ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा आएगा, और प्रोडक्ट कम है चार्जेस का तो फोर्स कम होगा। सेकेंड बात ये जानना है कि चार्जेस यदि सेम हो लेकिन डिस्टेंस दोनों का अलग अलग हो, तो डिस्टेंस पर किस प्रकार ये डिपेंड करता है? तो डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स यदि दो चार्जेस का डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो उसके बीच फोर्स जो होते हैं वो कम जाते हैं। और कैसे कमते हैं? तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और थर्ड बात आपको क्या जाननी है कि जो फोर्स लगते हैं, ये फोर्स जो होगा इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाला जो लाइन है इसी लाइन के अलोंग होगा, यानी या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा या तो इधर या फिर इधर, यानी ये लाइन से हटकर नहीं होगा, यानी उस लाइन के अलोंग होगा जो इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन है। The magnitude of electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and also the force acts along the line joining the 2 point charges. It means F is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them, and when इन दोनों इक्वेशन को जब मिलाया जाएगा तो हमें मिलेगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, चूँकि ऊपर है और R स्क्वायर नीचे है तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है। इस कंडीशन में एक कांस्टेंट के लिया गया है और इस कांस्टेंट को बोला जाता है कूलॉम्स कांस्टेंट, और ये कूलॉम्स कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करने पर आता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। कांस्टेंट का SI यूनिट है। ये SI यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंस F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। यहाँ से आप K इधर रहने देंगे, F इंटू ये R स्क्वायर ऊपर जाएगा और अपॉन Q1 इंटू Q2 करेंगे। अब क्या होगा? F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। R स्क्वायर का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। Q1 का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट कूलॉम। Q2 का SI यूनिट क्या होता है? कूलॉम। कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर। इट मीन्स K का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, दिस इज पर कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर। इट मीन्स इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। K कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल नहीं है। आपको पता होगा कि G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, बट K यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इसका वैल्यू मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी दो चार्जेस को यदि एयर में रखते हैं तो उसके बीच का फोर्स कुछ और होगा, लेकिन वह उसी चार्जेस को कोई अलग मीडियम में रखेंगे तो उसके बीच का फोर्स जो होगा वो हमेशा घट जाएगा, क्योंकि K का वैल्यू वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
आप लोग 12th क्लास में जानोगे कि ये के का वैल्यू 1/4πε0 होता है, जहाँ ε0 मीडियम का परमिटिविटी कहलाता है और इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। कूलम्स लॉ पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्वेश्चन पहले क्या है कि एक 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। दोनों चार्जेस एक दूसरे से 1 mm के डिस्टेंस पर एयर में रखे गए हैं। तो इसके बीच कितना फोर्स लग रहा है इसे कैलकुलेट करना है। तो कोई भी न्यूमेरिकल से घबराए नहीं मित्रों, फोर्स कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको K Q1 Q2 R स्क्वायर का वैल्यू पता कर लेना है, बस कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैसे पता करेंगे? ये Q1 है या फिर इसे किसी को Q1 माने किसी को Q2। तो Q1 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, R का वैल्यू 1 mm है। इसे ऐसे यूनिट मीटर में चेंज करें तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और के का वैल्यू पहले से पता है, एयर में इतना होता है। इजीली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। F इज इक्वल टू K 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻6, Q2 का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 और R का वैल्यू 10⁻³ होल स्क्वायर पुट करेंगे। यहाँ पर हम यूनिट को नहीं दिए हैं बिकॉज सारे के सारे ऐसा यूनिट में यूज़ किए गए हैं। तो फोर्स का यूनिट यहाँ पर हमें न्यूटन मिलेगा। अब आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो। 9 3 2 इन सभी को एक साथ रखो और जो 10 के पावर में है उसे अलग। 10⁻9, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻3 2 ज़ा 6 -6। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54 इंटू 10⁻, जो ऊपर है उसका साइन वैसे ही, ये पावर की एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, और जो नीचे है ऊपर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम न्यूटन देंगे। नाउ 54 इंटू 10⁻, ये 6 कैंसिल, 9 - 6 3 ना न्यूटन, दैट इज 54,000 न्यूटन फोर्स इन दोनों के बीच लग रहा है, जो कि बहुत कूलम्स लॉ जान लिया मित्रों। अब उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा जा रहा है। एक ग्लास रोड है, उसे सिल्क पर रगड़ा जाता है। सिल्क पर रगड़ने से ग्लास रोड से 10⁻7 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन सिल्क में आ जाते हैं। तो ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इन दोनों को 1 mm डिस्टेंस पर रखा जाएगा। तो इसके बीच फोर्स कैलकुलेट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि दो चार्जेस है 3 कूलम और 2 कूलम, इन दोनों के को 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा गया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। Q1 यदि Q2 पर 10 न्यूटन का फोर्स राइट साइड लगा रहा है तो Q1 पर कितना फोर्स लगेगा Q2 के द्वारा और किस डायरेक्शन में लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है मित्रों। इन प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में दिया जाएगा। मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।
तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ के बारे में बताया जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मोटिवेट करते रहें। थैंक यू मित्रों, गुड डे।